बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी इजाज़त से कुछ हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में न्यूजीलैंड के मुकाबले में जो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुख्तसर सी बात करेंगे कि पाकिस्तान को नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा, और उसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने रात के वीडियो लॉग में भी बात की थी कि जो न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान को टारगेट दिया गया है 321 रन्स का, और जो पाकिस्तान के ओपनर फ़खर जमान ज़ख्मी हुए हैं, इन हालात को देखते हुए, इस टारगेट को देखते हुए, पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, जैसे आखिरी 10 ओवरों में 115 रन पाकिस्तान के बॉलर्स ने खाए, ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ़ हो गए और नसीम शाह हो गए। उनकी परफॉर्मेंस आप देखें तो डिक्लाइन ही डिक्लाइन नज़र आ रहा है, तनज़ली ही तनज़ली नज़र आ रही है। तो रात ही लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में शिकस्त खा जाएगा। इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा टारगेट चेस करना। गो के चंद रोज़ पहले पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कोई 350 रन का टारगेट चेस किया था, लेकिन हर दिन जो है वो पहले वाला दिन नहीं होता। और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी शिकस्त है। इसकी वजूहत क्या हैं? एक तो नाज़रीन, इसकी वजह साइम अयूब का ज़ख्मी होना भी है, क्योंकि साइम अयूब के ज़ख्मी होने से जो पाकिस्तान का जो एक ओपनिंग बैट्समैन था, वो पूरा एक पैकेज था। आप उससे बॉलिंग भी करवा लेते हैं, आप उससे बैटिंग भी करवा लेते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका अजाला कैसे किया गया? साइम अयूब ज़ख्मी हुआ तो उसकी जगह पे कोई ओपनर आना चाहिए था। फ़खर जमान ने तो आना ही था, इमामुल हक की जगह बनती थी, लेकिन इमामुल हक को नहीं लाया गया। अगर इमामुल हक को इस टीम में शामिल कर लेते ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे, तो आप देखते कि टीम में तवाज़न आ जाता। फिर स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं कोई लिया गया साथ में, इब्रार के अलावा कोई और दूसरा स्पिनर था नहीं। न्यूजीलैंड 2 स्पिनर के साथ खेल रही है, बाकी टीमें 2-2 स्पिनर के साथ खेल रही हैं। हम एक स्पिनर है, और वो भी इतने ज़्यादा लेजेंडरी नहीं है। मैं तो इब्रार भाई के ऊपर, इब्रार जो कि स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, उन पे कोई ज़्यादा मेरा इतना मतलब इन्हिसार नहीं है। उनकी मैंने परफॉर्मेंस भी अभी तक कोई ऐसी नहीं देखी कि कहा जाए कि ये पाकिस्तान को अकेले मैच जितवा सकते हैं। तो नुमान को शामिल करते हैं उनके साथ, या साजिद को शामिल करते तो मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर की भी टीम में एक कमी नज़र आई। कोई बैटिंग ऑलराउंडर हमने देखा ही नहीं। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, जहाँ तक हारिस रऊफ़ की बात है, जहाँ तक नसीम शाह की परफॉर्मेंस की बात है, तो इनको भी अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस में वो काट नज़र नहीं आ रही जो माजी में हमने देखी है। वो कहते हैं ज़वाल, बज़ाहिर ऐसा लगता है, नहीं कहना चाहिए कि इनकी जो कारकर्दगी है वो ज़वाल की जानिब गामज़न है। बाकी बाबर आज़म साहब हैं, उन्होंने भी कोई अच्छी इनिंग्स कल नहीं खेली। वो बिल्कुल बॉल जो है वो डॉट कर रहे थे, और उनके डॉट बॉल खेलने की वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड हुआ। तो अब नाज़रीन, शिकस्त के बाद, न्यूजीलैंड से हारने के बाद अगला मैच पाकिस्तान का भारत के साथ है। भारत से जीतना भी, मैंने रात भी कह दिया था कि नामुमकिन नज़र आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड से इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, और अब कोई मौज़ा ही है, मौज़ा ही पाकिस्तान को इस चैम्पियन ट्रॉफी में जो है वो वापस ला सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की टीम आउट हो चुकी है चैम्पियन ट्रॉफी से, और सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो बाकी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं जो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात की है। नाज़रीन, इस मुलाकात के हवाले से जब वो तस्वीर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म के दरमियान में जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब हैं, दूसरी साइड पे जो है वो ये अपना अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मा अवान खड़े हैं, फिर एक तरफ वज़ीर कानून हैं आहद चीमा हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, लॉ कमीशन की सेक्रेटरी हैं। तो उस तस्वीर को पब्लिक होने के बाद, तस्वीर मीडिया पे चलने के बाद, उसको ये रंग दिया गया कि देखें ये सियासी अदलिया है, इसने क्या फ़ैसला करना है, ये तो हुकूमत के नीचे लगी है, ये तो हुकूमत के नीचे दब गई है, हुकूमत ने इसको दबा लिया है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप जो मर्ज़ी बात करें, लेकिन फैक्ट्स भी होते हैं।
कुछ हकाइक्स भी होते हैं, वो भी आवाम के सामने जाने चाहिए। चलें, प्रोपोगंडा तो जो जिसने करना है करे, उसका काम ये प्रोपोगंडा करना है, लेकिन हकाइक भी आवाम तक जाने चाहिए। हकाइक नाज़रीन ये हैं कि ये जो कल मुलाकात हुई, ये कोई अचानक नहीं हुई। वज़ीर आज़म ख़ुद चल के चीफ जस्टिस के हाउस आए, वहाँ पर ये मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात शेड्यूल थी, प्लान थी। कैसे प्लान थी नाज़रीन? प्लान ऐसे थी कि अभी चंद रोज़ पहले मुझे फिर जिक्र करना पड़ रहा है कि हमारी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात में याहिया अफरीदी साहब ने हमें ये बताया था कि वज़ीर आज़म की तरफ से हम जो एक कमेटी का, नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का, याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हम जो इस कमेटी का इजलास बुलाने जा रहे हैं, इसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान होंगे, इसमें प्रोसिक्यूटर्स होंगे, इसमें लॉ अफसरान होंगे, जजेस होंगे। तो इसमें हमने डिसाइड करनी है पाकिस्तान की जुडिशल पॉलिसी के इंसाफ की फराहमी के प्रोसेस को, निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस कमेटी मीटिंग के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से मुझे ख़त लिख के रब्ता किया गया, लेकिन मैं वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब नहीं दूँगा, ये कहा गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल को पैगाम भेजा है, क्योंकि वज़ीर आज़म का जो ख़त है, चीफ साहब ख़ुद बता रहे थे कि उसमें मुझसे ये कहा गया है, क्योंकि मैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो मुझसे कहा गया है कि हुकूमत क्या मदद कर सकती है, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के नाते जो रिफॉर्म जुडिशल सिस्टम में लाना चाहते हैं, हमें बताएं कि हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने बताया था कि मैंने ख़त नहीं लिखना, वज़ीर आज़म को ख़त के जवाब में ख़त नहीं लिखना। अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप वज़ीर आज़म को ले आएँ और यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं। तो फिर वो मुलाकात जो तय हुई नाज़रीन, वो मुलाकात तय हुई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हाउस पे, चीफ जस्टिस हाउस पे। तो ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हवाले से जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। अब इस मुलाकात में याहिया अफरीदी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से लापता अफराद केस की बात भी कर दी कि लापता अफराद का जो मसला है उसको हल करें, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएँ। और ये याहिया अफरीदी साहब हमारे साथ बैठ के भी लापता अफराद केस की बात करते हैं कि हम इस केस को टेकअप करेंगे, हमें ज़रा इस रिफॉर्म से और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में इसके हवाले से मामलात को तय कर लेने दें। तो इसको फिर सियासी एंगल देने की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ ये शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है? नहीं नाज़रीन, हमारी मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी बताया था कि मैंने अपोजिशन लीडर इमरान खान की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी ख़त लिखा है, उससे भी कहा है कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से अपना कोई एजेंडा, अपने कोई पॉइंट्स हैं, कोई प्रपोजल हैं, वो प्रपोजल भी हमें दे दें। ये सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं, ये अपोजिशन के साथ भी रब्ता चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ख़त लिख के किया, रब्ता किया उनके साथ। आज अगर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है तो कल उमर अयूब साहब के साथ भी हो जाएगी। तो फिर तब क्या कहा जाएगा? आज इस तस्वीर के ऊपर अदलिया को सियासी रंग देने की, असली तौर पर सियासत ज़दा होने की बात की जा रही है, तो उस वक्त क्या कहा जाएगा? अपोजिशन से ज़्यादा कहा जाएगा अदलिया को। तो मेरे ख्याल से हक़ाइक़ को हक़ाइक़ ही रखना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर है साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। अब अलवी साहब, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब निकले अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वज़ीर आज़म हाउस से, तो अलवी साहब जो है वो पूरे PTI के कारकुन बन गए। वो पहले भी कारकुन थे, लेकिन वो फिर अयां हो गया कि ये सदर पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन हैं, अदना से कारकुन हैं। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। तो फिर आपको याद होगा कि सादिक संजरानी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लिया था। उसके बाद कि अगर आप मुख्तलिफ इवेंट्स में देखें तो वहाँ पर भी जो आरिफ अलवी साहब का एक रोल है, वो PTI के किसी कारकुन से कम नहीं था, बल्कि बहुत बढ़ के था एक कारकुन से। लेकिन बहरहाल अलवी साहब अपनी मयाद पूरी करने के बाद, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा मयाद गुजारने के बाद, सदर साहब के ओहदे से जो वो फारिग हो गए और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए। अब जैसे वो फारिग होते हैं, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी हादसे मुनीर शाह साहब की, तब भी अलवी साहब ने अपना वो जो रोल अदा करना था कि आप फ़ाइल पे दस्तखत करके PM ऑफिस को वापस भेजें, अलवी साहब ने वो फ़ाइल अपनी बगल में दबाई और लाहौर इमरान खान साहब के पास जो है ज़मान पार्क पहुंच गए थे। अब अलवी साहब अपने ओहदे से फ़ारिग हो चुके हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, और आजकल अलवी साहब, आपको पता है कि अमेरिका के दौरे पे हैं। वहाँ पे नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया है आरिफ अलवी साहब ने, वो छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पहले तो ये नाज़रीन सुन लें आप।
was claimed was happening here. And the human rights abuses which are happening in Pakistan. People, you see, all mediums are closed. Mr. Imran Khan's picture cannot be shown on television. His voice cannot be there. His trial is going place. He's happening inside the jail. And at the same time, all social media is closed. Twitter is closed. People of Pakistan don't know how to be able to communicate. So, and if they come out for a peaceful protest, many people, probably dozens, were killed on November 26. Doctor, I want to ask you a question. अब नाज़रीन, ये अलवी साहब ने जो भी इंटरव्यू दिया है, ये साबिक सदर हैं और एक गैर मुल्की मीडिया के इंटरव्यू दे रहे थे, तो मेरे ख्याल पे इन्हें ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अब अलवी साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, क्या अदलिया की इजाज़त के साथ नहीं हो रहा? क्या असूल ज़ाब्ते पूरे करने के बाद ये ट्रायल नहीं हो रहा? क्या इमरान खान साहब के वकला नहीं जाते? क्या थोड़ा या ज़्यादा मीडिया को वहाँ पे रसाई नहीं दी जाती? क्या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया? अगर ये गलत है तो अपने दौर में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इस तरीक़ाकार को ख़त्म कर देते। आपने ख़ुद इस चीज़ को आप लेके चले, अब आप नेशनल मीडिया पे बैठ के इदारों को वहाँ पे मलाइन कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, लोग कैसे बात करें, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी ट्विटर के ऊपर जो VPN के ज़रिए चल रहा है, यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रही है, चलें ट्विटर पे लगा ना, फेसबुक तो चल रही है ना, फेसबुक पेजेस चल रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, टिकटॉक चल रहा है, स्नैक चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो और कितना लोगों को जो है वो इज़हार राय मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए? भरपूर मिल रही है, भरपूर से ज़्यादा मिल रही है। सारा PTI का मवाद वहाँ पे भरा पड़ा है। और आरिफ अलवी साहब को क्या चाहिए था? फिर कहते हैं 26 नवंबर को लोगों को मार दिया गया। तो 26 नवंबर को लोगों को मारने वाली जो कहानी ये ख़ुद बयान करते हैं, ये तो 300-350 से शुरू हुए थे। अब जो केस इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद की अदालत में दायर कर रखा है 26 नवंबर के हवाले से, उसको परसू नहीं करते, वहाँ पे जाके दलाइल नहीं देते, वहाँ पे जाके बात नहीं करते कि आपकी दरख्वास्त कैसे काबिल समात है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे बात की जा रही है। तो इसके ऊपर कुछ तशवीश जो है वो हुकूमती हलकों में और मोतबर हलकों में पाई जा रही थी। तो रात राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले के ऊपर बात की है और जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्हें ताहयात हुकूमत की तरफ से साबिक सदर होने के नाते रिहाइश मिली हुई है और उन्हें एक वफाकी वज़ीर के बराबर की जो है वो तनख्वाह मिलती है और रियासत को ये सब कुछ वापस लेने का हक़ है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि कौन वापस लेगा और कैसे वापस लेगा, किस जवाज़ के ऊपर? इस इंटरव्यू की बुनियाद पे तो नहीं बनता। हाँ, कोई और वजह हो, अगर इससे क्रॉस अगर कोई लिमिट होती है तो फिर रियासत के पास पूरा हक़ है। अगर कोई और जवाज़ है, इसमें मुझे नहीं लगता, हो सकता कोई जवाज़ हो इस वीडियो में, तो रियासत के पास पूरा अख्तियार है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि बानी PTI इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी साहबा के साथ नहीं करवाई जाती, तो कल बुशरा बीबी साहबा के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मुलाकात हुई, 8 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और तीसरी मुलाकात है जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की हुई है। तो ये प्रोपेगेंडा ये भी झूठ निकला। और रात एक प्रोपेगेंडा तो कौसर अपने जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, कौसर काज़मी साहब हैं, रात तो उसने कमल शोज़फ साहबा को जो बिल्कुल लाजवाब कर दिया जब उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हमारा एक सत्ती कारकुन हलाक हुआ, उसके भाई और वालिद को उठा लिया गया। तो कौसर काज़मी साहब ने ऑफ़र कर दी कि कमल शोज़फ साहबा अगर ये बता दें क्या वाकई ही सत्ती के भाई और बेटे को, भाई और वालिद को अगवा किया गया है, हुकूमत ने उठाया है, तो मैं इस प्रोग्राम में लाइव माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जब ये नाज़िम पेशकश की गई कौसर काज़मी की तरफ से, उसके बाद बत्ती गुल हो गई। उसके बाद वो पहले वाले जो है वो बात नहीं रहे, बल्कि फिर कमल शोज़फ साहबा कभी बात को इधर घुमाएं, कभी बात को उधर घुमाएं, लेकिन कौसर काज़मी साहब ने फिर उस बात को किसी और तरफ जाने नहीं दिया और फिर उस पर भागती रही कमल शोज़फ साहबा के इस बात को छोड़ के कोई और बात मुझे करने दी जाए, तो फिर कौसर ने और मंसूर अली ख़ान ने उनको कोई और बात नहीं करने दी। इसके अलावा नाज़रीन, अब ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत ये दावा करती है कि मईशत जो है वो बेहतर हो रही है और नज़र भी आ रहा है कि मईशत में जो है वो मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं। तो इस पर कल नवाज शरीफ साहब ने जो है एक बड़ा ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब चूँकि मईशत को संभाला मिल रहा है, मईशत अपने पाँव पे खड़ी होना शुरू हुई है, तो अब पुरतशद्दुद एहतजाज, धरने और मार्चेस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर नाज़रीन ये नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है तो फिर ठीक है,
लेकिन दूसरी तरफ जहां नवाज शरीफ साहब ने ये वार्निंग दी है कि पुरतशद्दुद एहतजाज, मार्चेस और धरनों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को की मुनासबत से लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो है वो दरख्वास्त भी दे दी है। अब नाज़रीन मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। माइनस इमरान खान साहब के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि माइनस इमरान खान हो चुका है। कैसे हो चुका है? तारिक अजीज़ साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, वही बताते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जंग हार चुका है, बेहतर होगा कि खुद ही माइनस होकर क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दे। शायद इस तरह PTI एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाए। बसूरत दीगर पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखने वाले इलेक्टेबल्स ज़्यादा वक्त खान के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। यानी पार्टी के लोग जो है इमरान खान साहब को छोड़ सकते हैं किसी भी वक्त, और खान साहब की पार्टी का धड़न तख्ता हो सकता है। तो उन्होंने तजवीज़ ये दी है कि मामला शाह महमूद कुरैशी साहब के सपुर्द करके खान साहब जो हैं आराम से बैठें, साइड पे हो जाएं और पार्टी शाह महमूद कुरैशी को चलाने दें।